Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलामुअलैकुम। जैसा आपको बोले थे हम लोग कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए कुछ हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले कॉन्सेप्ट्स हम एक्सप्लेन करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ टिप्स और ट्रिक्स बोलेंगे। तो आज हमारा उसी सीरीज़ का पहला लेक्चर है, पहला वीडियो है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर। आपको बोर्ड पे कई सारे डायग्राम्स दिख रहे होंगे। कई सारे बच्चों को जो है ये डायग्राम सॉल्व करने नहीं आते होंगे। इसमें जो है अक्सर जो क्वेश्चंस पूछता बच्चों, या तो उन्हें पूछता कि आपको एक्सेलरेशन मालूम करना है, एक्सेलरेशन ऑफ एनी ब्लॉक। अगर मान लो इन्हें नीचे जा रहा तो कितना एक्सेलरेशन से जा रहा, तो एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चंस आ सकते। तो इसके ऊपर अगर फोर्स लग रही तो कितना एक्सेलरेशन होगा, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते जिसमें एक्सेलरेशन पूछता। या तो उन्हें पूछता बच्चों टेंशन, ठीक है, जैसा इस स्ट्रिंग के अंदर, इस वायर के अंदर कितना टेंशन है। या तो उन्हें पूछता बच्चों नॉर्मल रिएक्शंस, है ना, या तो उन्हें पूछता नॉर्मल रिएक्शन। जैसा मिसाल के तौर पे यहाँ पर अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो ये ब्लॉक M2 इस M1 के ऊपर कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा। देखो बच्चों, अगर आपको नहीं पता टेंशन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन क्या है, कैसा अप्लाई करते, तो भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टेंशन के लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पूरे चीज़ों को हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और इन तमाम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट लगेगा और क्या टिप्स लगेंगे, क्या ट्रिक्स लगेंगे, ये सब चीज़ें हम लोग आज के वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो भी आप एडजस्ट करके सुन लीजिए। कुछ गलतियाँ भी हो जाए तो माफ़ करिए, ठीक है। वैसे नहीं होते, मेरे को मालूम है, ठीक है। आ जाइए। तो फ्री बॉडी का मतलब क्या रहता, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या रहता, बड़ा सिंपल है ना, नाम से दिख रहा है। देखो, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है किसी बॉडी को क्या करना भाई, फ्री कर देना। बॉडी को क्या करना है भाई, फ्री करना है। फ्री बॉडी का मतलब फ्री बॉडी ही है, उसको अलग कर देना है। सर नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे आप लोग ऐसे डायग्राम्स देखे होंगे, जैसा कि मान लो कि यहाँ पर एक कार है, ठीक है। आपको देख के दिख रहा है कि ये कार नहीं है बोल के, बट इसलिए बोला ना मैं, मान लो, ठीक है। तो मान लो कि ये कार है, ठीक है। कार के अंदर क्या है भाई साहब, एक पेंडुलम है, एक पेंडुलम है, ठीक है। मतलब एक तागे के साथ एक मेटालिक बॉब बने हुआ है, ऐसे ऐसे करके हिलता ना पेंडुलम, वो वाला, ठीक है। तो अपन क्या करें, कार को आगे बढ़ा रहे विथ एक्सेलरेशन ए, जिसकी वजह से पेंडुलम क्या होता बच्चों, पीछे जाता, ठीक है। तो जब इन्हें पीछे जाएगा तो कितना एक्सेलरेशन से जाएगा। अपन क्या करें, मतलब स्पेशली हम लोग पेंडुलम को पढ़ रहे। तो कार के बाजू और एक कार होंगी, कार के टायरों के नीचे फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक है। और भी बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होंगे, मगर अपन क्या करें, पूरे फैक्टर्स को नहीं पढ़ रहे। अपन पूरे ये सिस्टम में से, पूरी दुनिया में से सिर्फ और सिर्फ पेंडुलम को उठा लिया अपन लोग, सिर्फ और सिर्फ उन पेंडुलम के बारे में पढ़ रहे। इसी को बोलते बच्चों फ्री बॉडी। पूरे सिस्टम से किसी बॉडी को फ्री कर लेना। फ्री क्यों करना, क्योंकि अपने को उसको पढ़ना है। वी हैव टू एनालाइज इट, वी हैव टू स्टडी इट, है ना। इसीलिए अपन क्या करें, उसको अलग कर दिए। तो इसी प्रोसेस को अपन क्या करते बच्चों, इसी प्रोसेस को मतलब इस तरह से अलग करके अलग डायग्राम बनाना, उसी को बोलते बेटा फ्री बॉडी डायग्राम। मतलब पूरे सिस्टम से एक बॉडी को अलग कर देना और उसका अलग से डायग्राम डालना। सर वो अलग से डायग्राम डालने से कुछ फायदा होता है क्या? बिल्कुल फायदा होता है, वो आपको बताता हूं मैं। बिल्कुल फायदा होता है और पढ़ने में बहुत आसानी होती है। तो फ्री बॉडी डायग्राम का इन जनरल मतलब ये है बच्चों, जब भी आप फ्री बॉडी डायग्राम डालो तो आपको 3 पॉइंट्स जहन में रखने हैं, ठीक है। 3 पॉइंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट क्या है बच्चा, आइडेंटिफाई, ठीक है। क्या आइडेंटिफाई करना सर, आइडेंटिफाई द बॉडी, ठीक है, विच इज टू बी एनालाइज, ठीक है। आपको सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा बच्चों, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उस बॉडी को जिसको आप पढ़ना चाह रहे हो, जिसकी आप स्टडी करना चाह रहे हो, जिसको आप एनालाइज करना चाह रहे हो। उसको पहचानोगे तो ही अलग कर पाओगे ना। तो पहला पॉइंट ये है बच्चों, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है बच्चा, चूज कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। चूज कोऑर्डिनेट्स as per your convenience. Choose coordinates as per your convenience. convenience की स्पेलिंग क्या है देख लो तुम लोग। convenience क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ बच्चों कि आपको पता होगा शायद, ऐसे करके अपन लोग एक एक्सिस डालते हैं जिसको y बोलते हैं ना, ऐसे करके अपन एक एक्सिस डालते हैं जिसको अपन x बोलते हैं, ठीक है। और आप लोग देखे होंगे बाज़ लोगों के अपन ऐसे करके एक और एक्सिस डालते हैं जिसको अपन z बोलते हैं। पहली बात तो याद रखो कि अपन कसम खा के नहीं आए कि इसको एक्स बोलना बोल के। आप चाहो तो उसको एक्स बोलो या आप चाहो तो उसको वाई बोलो, आपकी मर्जी है। वो तो अपन स्कूल लेवल तक सीख लेते हैं, एक्स 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 बोल के। आप चाहो तो कुछ भी बोल सकते हो।
और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है फ्री बॉडी डायग्राम डालते वक्त, आप चाहो तो इस एक्सिस को आप टेढ़ा भी कर सकते हो। कैसा, मतलब आप ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हो। ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूं, चूज कोऑर्डिनेट्स एज पर यूर एक्सिस। तो आपके चूज कोऑर्डिनेट्स एज पर यूर कन्वीनियंस, एक्सिस बोल दिया मैं। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन इसको ना टेढ़ा कर सकते हैं अपनी मर्जी से अपन इसको टेढ़ा करेंगे, सिर्फ टेढ़ा करेंगे इस खे को। अपन देखेंगे बच्चा, अपन टेढ़ा करके क्यों पढ़ने वाले हैं अपन वो भी देखेंगे। मगर याद रखो कि फ्री बॉडी डायग्राम हम आपको ये इजाजत दे रहा, आपने कोई परमिशन दे रहा कि अपन चाहे तो एक्स एक्सिस ऐसे भी ले सकते, अपन चाहे तो एक्स एक्सिस को थोड़ा टेढ़ा करके इधर टेढ़ा कर सकते, उधर टेढ़ा कर सकते, कैसा बोले वैसा ले सकते अपन लोग। सर ये एक्स ना जेड के वैसी दिख रही, गलत बात बच्चा, बहुत गलत बात। आप देखिए ये वाला, ये एक्स है, ये वाई है, और ये जो आपकी तरफ उंगली दिख रही है ये वाली जेड है, ठीक है। जब मैं बोल रहा हूं कि एक्स को आप ऐसे करो तो मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि डायग्राम को ये जो मिडिल फिंगर है इसको हटा दीजिए आप थोड़ी देर के लिए, इसको ऐसा करो बोल के बोल रहा हूं मैं, ठीक है, ऐसे करके पलटाओ बोल के बोल रहा हूं मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं बाहर निकाल के, ठीक है। तो जब मैं ये एक्स को ऐसा बेंड करूंगा तो ये एक्स जेड नहीं बन गया, इसीलिए मैं इसको डॉट करके बताया। डॉट करके क्या मतलब, असल तो जेड एक्सिस ऐसा है, बोर्ड के बाहर तुम्हारे पास आता हुआ, ठीक है, मगर क्योंकि मैं बोर्ड के बाहर उतार नहीं सकता टक टक करके, इसलिए क्या कर तुम्हें डॉट डाल के बताता हूँ। तो बहरहाल जब मैं एक्स को ऐसे करूंगा तो वो एक्स जेड नहीं बन जाएगा, वो एक अलग एक्सिस बन जाएगा। और हमको फ्री बॉडी डायग्राम बोल रहा है कि आप ऐसे एक्सिस बना सकते हो, आपकी मर्जी है। अच्छी बात है सारी, ये दूसरी बात होगी। हाँ जी, तीसरी बात क्या है, तीसरी बात ये बच्चों, रिप्रेजेंट लिखेंगे, रिप्रेजेंट ऑल फोर्सेस एक्टिंग, ठीक है बच्चों, ऑन बॉडी, रिप्रेजेंट ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी विथ वेक्टर्स, ठीक है, विथ वेक्टर्स। आप लोग पढ़ेंगे मोशन इन प्लेन में कि वेक्टर्स और स्केलर्स नाम की चीज रहती। वेक्टर वो होता है जिसके पास डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो वेक्टर कैसा, मिसाल के तौर पे अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर एक ब्लॉक रखे हुआ है, क्या रखे हुआ बच्चों, एक ऐसा ब्लॉक रखे हुआ है, और ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लग रही होंगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ऐसे नीचे करके लग रही होंगी, ठीक है। तो मैं वेक्टर डायरेक्शन डाल रहा हूँ, देखो मैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रही, मतलब ब्लॉक नीचे को जाने चाह रहा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स mg है। इसी तरह से जो है ये सरफेस ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा, उसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। डिटेल में पढ़ने वाले अभी थोड़ी देर में, अभी तो खाली देखो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है। तो अपन क्या कर रहे हैं, पूरे फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर्स के साथ, किसी को नीचे किसी के ऊपर। अगर मान लो मैं एक और फोर्स बाहर से ऐसा लगाया तो ये फोर्स ऐसा बता रहे हैं उधर जा रही बोल के। तो मान लो अगर यहाँ पर फ्रिक्शन है, ठीक है, रफ सरफेस है, तो अगर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन इधर लगता है ना बेटो, स्मॉल एफ से जाहिर करेंगे अपन लोग, इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैपिटल एफ उधर है, स्मॉल एफ इधर है। तो इस तरह से अपन क्या करेंगे, ऑल फोर्सेस को जो है बच्चों किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर्स से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कुछ बातें हैं फ्री बॉडी डायग्राम में जो आपको याद रखना है। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे बच्चों। आइडेंटिफाई द बॉडी विच इज टू बी एनालाइज, आपको पहचानना है उस बॉडी को जिसको आप पढ़ना चाह रहे हो। दूसरी बात क्या है, चूज द कोऑर्डिनेट्स एज पर योर कन्वीनियंस, आपकी मर्जी के हिसाब से आप कोऑर्डिनेट एक्सिस बदलना सकते हैं, आपकी मर्जी है। रिप्रेजेंट ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी विथ वेक्टर्स, एक बॉडी के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे, आप जिस बॉडी को फ्री करें उसके ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे, उन पूरे फोर्सेस को आपको वेक्टर्स से रिप्रेजेंट करने का है, ठीक है। तो इतने बातें हैं फ्री बॉडी डायग्राम के। अच्छी बात है सर, हाँ ये आ गया बच्चों आपको, हाँ आ गया। इसके आगे सुनिए, ठीक है, मैं बोला था ना बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे, टफ से टफ न्यूमेरिकल कराया जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। टाइम रहेगा तो ऑफ कोर्स, टाइम जल्दी जल्दी नहीं जाना चाहिए। बच्चों आपको पता है फोर्सेस कितने टाइप्स के रहते, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस के कितने टाइप्स रहते, इसलिए बताया जा रहा आपको ये टाइप्स ऑफ फोर्सेस एफबीडी के अंदर, क्योंकि आपको पूरे फोर्सेस को किससे बनाना है बच्चों, वेक्टर से बनाना है। तो अगर आपको पूरे फोर्सेस वेक्टर में रिप्रेजेंट कराना है तो आपको पहले पूरे फोर्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन भी तो रहना ना, इसीलिए आपको ये बताया जा रहा। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस में बच्चों एक रहते नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है, और एक रहते बच्चों कॉन्टैक्ट फोर्सेस। सर मिसाल दो, नहीं समझ में आ रहा। मिसाल बच्चा, नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब मैं किसी पे फोर्स लगा रहा हूं, मान लो मैं मार्कर के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं यूं करके, मगर टच नहीं करा इसको, ऐसा पकड़ के नहीं खींच रहा हूं, बिना टच करे खींच ले रहा हूं। सर ऐसा होता कि कहीं को नहीं होता। मैग्नेट में अगर मैं मैग्नेट यहां पर एक रखा, दूसरा एक बड़ा मैग्नेट लिया और उसको यूं यूं करके हिलाया, तो छोटा वाला मैग्नेट क्या करता, टिक टिक करके हिलते रहता ना।
क्या ये बड़े मैग्नेट से हम इसको टच कराएगी, कांटेक्ट कराएगी? नहीं कराना। तो बिना कांटेक्ट करे इसके ऊपर ये वाला बंदा इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो इसी को बोलते हैं बच्चों नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। ठीक है, तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्सेस पूरे जितने भी फील्ड वाले फोर्सेस रहते ना, पूरे फील्ड फोर्सेस ये पूरे नॉन कांटेक्ट रहते, फील्ड फोर्सेस। एग्जाम्पल दूं मैं? एग्जाम्पल ले लीजिए, आपका एक है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर मान लो कोई आदमी जो है ना प्लेन से नीचे कूदा, तो जमीन क्या करती है? जमीन ऊपर जाकर उसको पकड़ के खींच देगी? नहीं होता, जमीन उसकी जगह पे छे, मगर अपनी फील्ड है ना, जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड है, उन्हें वो फील्ड से क्या करती है? उसको खींच लेती। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरह की जो है बच्चा नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, और एक एग्जांपल दे सकता हूं मैं आपको, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स आपको पता होगा कि अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा मैं, ठीक है, और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज रखा, तो इन दोनों क्या होते बच्चों? अट्रैक्ट होते। ठीक है, इन दोनों अट्रैक्ट होते। क्या अट्रैक्ट होने के वास्ते वो दोनों एक दूसरे के करीब गए थे कि नहीं गए थे? जहां थे वहीं से उन लोगों, और एक दूसरे की फील्ड की वजह से अट्रैक्शन हो रहा, तो क्या हो गया बच्चों? इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक तरह की नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गई। तीसरी देखिए बच्चों, तीसरी है हमारी फेवरेट मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इसी तरह से बच्चों आपके न्यूक्लियर फोर्स और बहुत सारे हैं। ठीक है, एटसेट्रा। ये एग्जाम्पल है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के, इनको जहन में रखिए, काम को आते। यहां पर आइए बच्चों कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में। ये ऐसी फोर्सेस रहती है जो दो बॉडीज टच करे तो लगते। सर नहीं समझ में आ रहा, तो मिसाल देता हूं बच्चों में, मिसाल देता हूं आपको मैं। एग्जाम्पल, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कब लगता है? जब दो बॉडीज एक दूसरे के साथ क्या होना? टच होना। टच हुए तो फ्रिक्शन लगता, नहीं तो मैं यूं करा तो इन दोनों के बीच फ्रिक्शन आता ही नहीं आता। कांटेक्ट हुआ तो ही फ्रिक्शन आता अपने को। अच्छी बात है सर, ये तो एक एग्जाम्पल हुआ। और एक फोर्स है बच्चा दूसरी वाली, टेंशन। ठीक है, टेंशन अक्सर अपन लोग देखते, एक मान लीजिए एक वायर लिए और वायर के साथ अपन एक ब्लॉक लगा दिए। ठीक है, तो वो ब्लॉक नीचे जाने की कोशिश करता, ब्लॉक के ऊपर EMG नीचे लगता बच्चों, और ऊपर क्या लगता? टेंशन। तो अगर मान लो मैं ब्लॉक रखता ही नहीं, टेंशन मतलब क्या? उसके अंदर एक अंदर से एक एक्सटर्नल एक इंटरनल फोर्स है, बोला ऐसा टेंशन मतलब। अगर ये ब्लॉक लगाऊं ही नहीं मैं, तो तार जैसा है वैसे पड़ा रहता ढीला। अगर मैं जैसा उसके ऊपर ब्लॉक लगा दिया, उन्हें टाइट हो जाता, टेंशन आ जाता उसके अंदर। तो कब होता वो? जब ब्लॉक को टच करना अपन वायर से, ब्लॉक को अपन लगाना वायर के साथ, तो ही टेंशन एक्ट करता। तो टेंशन भी एक तरह की कांटेक्ट फोर्स हो गई। और एक देखेंगे ना बच्चों, और एक देखेंगे अपन कौन सा? स्प्रिंग फोर्स है ना, स्प्रिंग का फोर्स। स्प्रिंग अपने पे फोर्स कब लगाती? जब अपन स्प्रिंग के ऊपर कुछ ऐसा दबा दिए अपन उसको, ठीक है, तो ही उसके अंदर क्या होता? डिस्प्लेसमेंट होता और उसके अंदर फोर्स डेवलप होती। मैं ऐसा बोला स्प्रिंग दब जा, और तेरे अंदर फोर्स डेवलप कर ले, नहीं होता। अपने को कांटेक्ट करना पड़ेगा तभी स्प्रिंग की फोर्स आएगी। ठीक है बच्चों, या तो स्प्रिंग की फोर्स उसके अंदर आएगी, या फिर स्प्रिंग अपनी फोर्स किसी दूसरे को देगी। अगर वहां पर स्प्रिंग टम्बल के निकल गया, मैं यहीं ठहरे हुआ हूं, क्या स्प्रिंग की फोर्स मेरे को लगती? नहीं। जब तक कि मैं स्प्रिंग के एरिया में ना जाऊं, स्प्रिंग की जगह पे ना जाऊं, तो स्प्रिंग निकला टप बोल के मेरे को मारा, तब जाके मुझे फोर्स लगी। तो इस तरह से स्प्रिंग फोर्स भी एक तरह की कांटेक्ट फोर्स हो गई। और एक एग्जांपल देता हूं मैं, और एक एग्जांपल दूंगा बच्चों मैं आपको, नॉर्मल रिएक्शन। कौन सी फोर्स है बच्चों? नॉर्मल रिएक्शन। एक सरफेस क्या करता मालूम बच्चों? एक बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाता, उसको अपन बोलते नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, कैसा? मिसाल के तौर पे देखिए इधर, अगर मान लो मैं यहाँ पर एक ब्लॉक रखा, ठीक है, और ब्लॉक के ऊपर जमीन एक फोर्स लगा रही नीचे की तरफ। कौन सी फोर्स लगा रही? mg लगा रही। और आपको पता है, जैसा अगर मैं हाथ रखूं और ये मार्कर रखूं, क्या ये मार्कर हाथ को फाड़ के नीचे चले आ रहा? नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? मैं बोल रहा, अरे इसके पास ग्रेविटेशन फोर्स है बेटा, इन्हें मार्कर हाथ को नीचे करके चले जाना। नहीं जाता सर, आपका हाथ भी मार्कर के ऊपर फोर्स लगाता। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स मार्कर जितना हाथ के ऊपर लगा रहा, उतना ही हाथ मार्कर के ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा, और हाथ जो मार्कर के ऊपर फोर्स लगा रहा बच्चों, उसी को बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, एटसेट्रा। अगर आपको FBD अच्छे से करना है तो आपको कुछ फोर्सेस के साथ गहरी दोस्ती करनी पड़ेगी, और वो कुछ फोर्सेस है एक ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये पूरे कांटेक्ट वाले, पूरे कांटेक्ट के पूरे फोर्सेस से आपको अच्छी इंफॉर्मेशन रहना। अगर आपको पता हो जाए कि ये फोर्सेस लगते हैं कैसा, इनका बेसिक क्या है, तो आप कोई भी FBD का प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट के साथ भी और ट्रिक के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं।
ओके ठीक है, चलिए सर ये हमारे समझ में आ गया कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या है, एफबीडी क्या है। तो बच्चों अपन एक काम करेंगे, तमाम कॉन्टैक्ट फोर्सेस को डिटेल में पढ़ेंगे। क्यों सर डिटेल में पढ़ेंगे? क्योंकि आपको देख के दिख रहा है कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एफबीडी के अंदर, इसीलिए उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको पहले से पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे एक्ट करती, बट फिर भी अगर आप चाह रहे हो तो बोल देंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में भी, ठीक है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले नंबर 1 पे लिखेंगे अपन लोग ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बच्चों, ये हमेशा कैसा लगती है? डाउनवर्ड्स, हमेशा डाउनवर्ड्स रहती है। ये क्या है? ये डायरेक्शन है। क्या है बच्चों? ये डायरेक्शन है। ये किसका डायरेक्शन है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन है। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक मिसाल दिया यहाँ पर, नंबर 1 मिसाल देखिए कि यहाँ पर एक ब्लॉक रखा मैं, ठीक है बच्चों, तो ब्लॉक रखा तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा लगती है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे नीचे लगती है, बराबर, mg करके। हाँ बराबर है सर। दूसरी बात, अगर मान लो मैं ब्लॉक ऐसे करके रखा है, यहाँ पर थोड़ा टेढ़ा कर दिया, मैं इंक्लाइंड प्लेन पे रखे हुआ है ये ब्लॉक, अब ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा लगती? ऐसा लगती कि नहीं, वो हमेशा डाउनवर्ड ही रहना, वो हमेशा नीचे से रहना हो, डाउनवर्ड ही रहना हो, चाहे ब्लॉक कैसा भी रहने दो, सरफेस कैसा भी रहने दो, अपने को वास्ता ही नहीं है, हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे ही रहना। अच्छी बात है सर, ये हम आपको समझ में आ गया। ग्रेविटेशनल फोर्स का एक और एग्जांपल देखेंगे अपन लोग, तीसरा वाला बच्चों, ठीक है, तीसरा वाला। अगर मान लो कोई ब्लॉक या कोई बॉल ऊपर है, अभी जमीन को नहीं लगा, ऊपर है, ठीक है, एक मास m रखने वाला ब्लॉक ऊपर है, तो उस पर फोर्स कैसा लगती है बच्चों? ऐसे नीचे करके लगती है, ठीक है, mg। तो चाहे सरफेस के साथ टच में रहने दो या नहीं रहने दो, या टेढ़ा रहने दो, कई सा भी रहने दो, हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लगेंगी। हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा लगेंगी बच्चों? डाउनवर्ड लगेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स की और एक इंपॉर्टेंट बात क्या है मालूम बच्चों? ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा बॉडी के सेंटर से लगाना। कहाँ से? बॉडी के सेंटर से लगाना है। क्या बात करें सर आप? हाँ, बॉडी के सेंटर से। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पर मैं एक ऐसे करके एक ब्लॉक रखूँ, ठीक है, एक ब्लॉक रखूँ, ब्लॉक का मास m है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ से लगाना अपन? ये बॉडी के इस ब्लॉक के मिडिल से, बीच में से अपन ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगाना है, ठीक है। तो ये एक और बात इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। इसके आगे देखिए बच्चों, बॉडी के सेंटर से लगाना है, और क्या समझेंगे अपन लोग इसके बारे में? डाउनवर्ड डायरेक्शन है, बॉडी के सेंटर से लगाना बोल के बोल दिया अपन लोग। हाँ बस काफ़ी है, ग्रेविटेशनल फोर्स की इतनी बात काफ़ी है। अगला देखेंगे बच्चों अपन लोग, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है और कई सारे बच्चों के लिए कंफ्यूजन वाली बात है ये, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन का मतलब क्या है ये सुनिए आप लोग। जैसा बोला था अभी थोड़ी देर पहले मैं कि अगर मैं एक मार्कर को हाथ पे रखूं तो मार्कर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा हाथ के ऊपर, और हाथ मार्कर के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। तो अगर मान लो मैं ऐसे करके एक सरफेस उतारा और यहाँ पर एक ब्लॉक उतारा, ठीक है, अभी आपको पढ़ाया था मैं कि बॉडी के मिडिल से अपन क्या लगाते बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि mg लगाएंगे, और ये सरफेस ब्लॉक के ऊपर एक ऊपर फोर्स लगाएगा, उसको बोलेंगे अपन नॉर्मल रिएक्शन n, ठीक है। तो ये फोर्स के बारे में क्या बोलेंगे बच्चों अपन लोग? ये फोर्स हमेशा क्या करना है अपने को? ऑलवेज परपेंडिकुलर रहेंगी, हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगी सरफेस के, हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में समझो, अच्छा रहता बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती। हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस। सर नहीं मतलब समझ में आया, एक और मतलब आपको एक और एग्जांपल से बताता हूँ मैं। मान लो कि अगर एक ऐसे करके दीवार है, क्या है बच्चों? एक ऐसे करके दीवार है, और यहाँ पर ना एक ब्लॉक रखे अपन, ठीक है, ब्लॉक का मास m है, और फोर्स लगा रहे ऐसे, अपन बाहर से एक फोर्स लगा रहे कैपिटल F ऐसे करके। तो अब मान लो कि आपको एग्जांपल बताई देंगे, यहाँ पर ये दीवार है हमारा बोर्ड, और ये एक बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर मैं ऐसे करके फोर्स लगा रहा हूँ हाथ से। तो अभी अगर बोर्ड कोई दूसरी फोर्स नहीं लगाता तो ये मार्कर तो बोर्ड को फाड़ के, दीवार को फाड़ के चले जाना चाहिए था। ऐसा तो नहीं हो रहा। ऐसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि बोर्ड भी मार्कर के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है इधर साइड में,
इधर साइड में, समझ में आ रहा है क्या? मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, बोर्ड ऐसे करके फोर्स लगा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बोर्ड के पास एक अपना सरफेस है और एक सरफेस एक बॉडी के ऊपर एक फोर्स हमेशा लगा सकता है। तो हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस मतलब इस बार नॉर्मल रिएक्शन कैसा रहेगा बच्चा? ऊपर नहीं रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन रहेगा ऐसे करके, कैसे करके? इस डायरेक्शन में रहेगा नॉर्मल रिएक्शन। ये आपका फोर्स था और इस डायरेक्शन में आपका नॉर्मल रिएक्शन दिख रहा है क्या आपको? ये थोड़ा सा घिच होगा तो मैं रेड पेन से बता देता हूँ इसको आपको। ये है आपका नॉर्मल रिएक्शन इस साइड में, ठीक है। अच्छा सर, हम आपको ये तो समझ में आ गया। एक मिसाल देना है सर आपको। क्या मिसाल देना है बच्चा? सर मान लो ब्लॉक ऊपर है, ब्लॉक किधर है? यहाँ पर मास m ऊपर है। अब बोलो सर नॉर्मल रिएक्शन क्या लगता? नॉर्मल रिएक्शन कहीं नहीं लगता। नॉर्मल रिएक्शन एक टाइप की कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो ये बॉडी सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में आई तो ये सरफेस बॉडी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, उन्हें कॉन्टैक्ट में नहीं है तो इधर नॉर्मल रिएक्शन कुछ भी नहीं है बच्चों। नॉर्मल रिएक्शन इज जीरो हियर, ठीक है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट बातें थे, ठीक है। हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगना है, ये आप याद रखो। अगर हम आपको आगे कुछ बात बोलना है तो इसके बारे में एक वीडियो डालते खुद में अपन और बोलेंगे। तो ये नॉर्मल रिएक्शन है बच्चों। एक और फोर्स है हमारे पास इसी तरह से, कौन सी फोर्स है भाई? तीसरी वाली, टेंशन, ठीक है। टेंशन देखिए आप लोग, टेंशन कैसा लगती है और क्या किस्सा है टेंशन का? ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पुली केसेस में और तमाम एफबीडी के ज़्यादातर प्रॉब्लम्स में ये वायरा आते रहते हैं, अपने स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको इसके बारे में मालूम ना, स्ट्रिंग और स्प्रिंग के बीच में फ़र्क? स्प्रिंग बोल तो अपना वो गोल गोल जो रहता था ना, ऐसे यूं 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 करके, है ना, इसको अपन स्प्रिंग बोलते हैं। और स्ट्रिंग असल में वायर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं बच्चों? वायर को, ठीक है। तो आप ये फ़र्क याद रखिए स्ट्रिंग और स्प्रिंग में। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पर क्या करा, एक वायर लिया और वायर के साथ क्या करा, मैं एक ब्लॉक M लगा दिया, ठीक है, मास M के साथ। तो यहाँ पर इस ब्लॉक M के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रही होंगी, ठीक है। तो होना क्या चाहिए? अगर ऊपर से कोई फोर्स नहीं है तो खुद ब खुद ये तागा टूट जाना टप करके और ब्लॉक नीचे चले जाना। मगर हर बार ऐसा नहीं होता, कई बार तागा खुद भी ये ब्लॉक को रोक लेता। तो तागा ये रोक रहा मतलब तागा भी कुछ फोर्स लगा रहा है ऐसा ऊपर की तरफ, है ना, और उसी फोर्स को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? टेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो मुझे टेंशन के बारे में एक बात बोलना है कि ये हमेशा अपोजिट टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहती। सर नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूँ। यहां पर देखिए इस वाली जगह को जहां पर मैं डॉट डाला ब्लू कलर का, ये वो पॉइंट है जहां पर तागा और ब्लॉक दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कर रहे, मिल रहे, ठीक है। और टेंशन इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अपोजिट में उधर साइड है। ये एक और जगह है, देखो बच्चों, यहां पर ये वो जगह है जहां पर तागा और सीलिंग, छत, दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है। तो टेंशन जो है इसके अपोजिट में रहता, तो टेंशन इधर लगता। तो एक वायर के अंदर टेंशन के बहुत सारे डायरेक्शन हो सकते हैं। जैसे यहां पर अपने को 2 डायरेक्शन दिख रहे हैं। अरे क्या बात करें सर, हाँ माँ, ये साइड में टेंशन ऊपर लगता, वो साइड में टेंशन नीचे लगता। ऐसा क्यों होता मालूम? क्योंकि टेंशन जो है एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब क्या है कि तागा है, यहाँ पर एक ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है आपको ये तागे के साथ ब्लॉक है, ठीक है। मैं आपको एक मिसाल के लिए थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, जरा देखिए इधर। ये पूरा तागा है और तागे के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, ये पूरे तागे के मॉलिक्यूल्स है जिसको अपन देख नहीं सकते मगर रहते, ठीक है। तो जैसा ये मॉलिक्यूल के साथ अपन ब्लॉक लगा दिए, अपन टच करते ना अपन लोग, तो एक मॉलिक्यूल तो लगेगा ना भाई तागे का। अब ब्लॉक नीचे जा रहा बोलते ये मॉलिक्यूल भी नीचे जाता, ये नीचे वाला, ये नीचे वाला हिस्सा, छोटा सा हिस्सा है इसका, नीचे जाने की कोशिश करता। तो ये वाला हिस्सा क्या बोलता मालूम? ये वाला हिस्सा बोलता अबे क्या नीचे जा रहा, चल ऊपर आ, नहीं जाना बोलता। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ना, तो मॉलिक्यूल से एक दूसरे को दूर नहीं करते, इन्हें क्या बोलता, चल खरीबा। और यहां पर सेम सीलिंग में, अब इन्हें सीलिंग के साथ लगे हुआ है ना, इन्हें सीलिंग के साथ लगे हुआ है, तो इन्हें सीलिंग के साथ ही लगे हुआ रहना चाह रहा। इन्हें क्या बोलता, अबे कहाँ उधर लगे हुआ है, तो चल नीचे आ, ठीक है। तो उसको ना ऊपर रहने देता ना इसको नीचे जाने देता। तो इस तरह से टेंशन जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहने की वजह से इसके एक से ज्यादा डायरेक्शन रहते। मगर हमेशा अपन क्या करना बच्चों, हमेशा अपोजिट टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लगाना। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आता तो एक एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है, आपको अच्छा समझ में आता। आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बैठ जाओ, मतलब समझो आप बात को, मिसाल दे रहा हूं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बैठ जाओ,
बैठने के बाद जहां पर भी आपका स्ट्रिंग है, जहां पर भी आपका तागा है, वायर है, वहां पर आप पलट जाओ और छतरी खोल दो। सर नहीं समझ में आ रहा, इधर देखो ना, बताता हूं मैं आपको। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, हाँ है सर। आप यहाँ बैठ गए, हाँ सर हम यहाँ बैठ गए। रस्सी किधर है, ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है, हाँ तो ऊपर आ गया, छतरी खोल दो, टिंग करके छतरी खुल जाती, खुल गई। हाँ ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, हाँ है सर। आप यहाँ बैठ जाओ, हाँ बैठ गए सर। तागा कहाँ है, ऊपर है कि नीचे है? नीचे है सर वायर। तो वायर नीचे है तो नीचे बैठो और छतरी खोल दो, टंग करके खुल गई ये छतरी। समझ में आ रहा है क्या? तो इस तरह से अपन क्या करेंगे बच्चों, टेंशन का डायरेक्शन देंगे, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है टेंशन के अंदर, टेंशन कब बदलता? एक स्ट्रिंग के अंदर टेंशन की वैल्यू हर जगह सेम रहती। यहां पर टेंशन की जो भी वैल्यू है, यहां पर भी टेंशन की वही वैल्यू रहती, ठीक है बच्चों। तो आपको ये इंपॉर्टेंट बात है कि टेंशन की वैल्यू कब बदलेंगी, जब अपन स्ट्रिंग को बदलेंगे, ठीक है। तो क्या लिख लूंगा यहां पर, स्ट्रिंग चेंजेस, स्ट्रिंग को बदलोगे, स्ट्रिंग चेंजेस, टेंशन चेंजेस। जब तक आप स्ट्रिंग को नहीं बदलोगे तब तक टेंशन जो है बच्चों सेम रहेगा। स्ट्रिंग चेंजेस, टेंशन चेंजेस। तो ये टेंशन के बारे में होपफुली आपको समझ में आया होगा। और अगर नहीं आ रहा है, अगर हम अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर रहे, तो आप कमेंट में बोलिए, ताकि हम अपने आप को थोड़ा सा और अच्छे से इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। एक और फोर्स के बारे में बोलूँगा बच्चों मैं आपको, लास्ट एंड फाइनल फोर्स है, कभी कभी हम इसको भी यूज़ कर लेंगे, नंबर मेरे को याद नहीं है, फोर्थ होगा शायद, हाँ स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग का फोर्स, मैं आपको बोलता हूँ कि स्प्रिंग का फोर्स सेम टेंशन के वैसे रहता, सेम टेंशन के जैसा ही है, इन्हें सेम टेंशन, ठीक है। मतलब वही स्प्रिंग जहाँ है वहाँ बैठ के छतरी खोलो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अपोजिट लगाओ, सेम वैसी चीज़। जैसा मिसाल के तौर पे यहाँ मैं एक एग्जांपल देता हूँ बच्चों, ये वाली हमारी एक स्प्रिंग है और यहाँ पर अपन क्या करें, एक ब्लॉक एम को लगाए, तो यहाँ पर स्प्रिंग का फोर्स ऊपर रहेगा और यहाँ पर स्प्रिंग का फोर्स नीचे रहेगा, जैसा कि हम लोग टेंशन में देखे थे। खाली फर्क ये रहेगा कि अपन यहाँ पर टी लिखने की जगह एफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एफ, मतलब स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो ये सेम टेंशन के वैसा लगेगा, मगर इसकी वैल्यू अलग रहेंगी, इसका फॉर्मूला अलग रहेगा। इसका फॉर्मूला रहता है बच्चों, आपको मालूम होगा शायद, कि अगर मान लो कि यहाँ पर एक स्प्रिंग है, ठीक है, यहाँ पर एक स्प्रिंग है और यहाँ पर एक ब्लॉक एम है, ठीक है, ब्लॉक एम है। जितना मैं इस ब्लॉक को इधर ढकल के डिस्प्लेसमेंट करूंगा, उतना ज़्यादा इसके अंदर, स्प्रिंग के अंदर क्या आएंगे बच्चों, फोर्स आएंगे। तो अपन क्या बोल सकते हैं, अपन ये बोल सकते हैं कि फोर्स, स्प्रिंग की फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट एक्स के। और जब आप प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे बच्चों, तो आप एक कांस्टेंट लिखोगे, तो वो आ जाएगा के एक्स। मगर क्योंकि आप डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहे, फोर्स उधर आ रही, तो मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट है बोल तो क्या लगाना चाहिए, माइनस लगाना चाहिए। सारा अच्छा नहीं पड़ा है मालूम बेटा, इसको मैं डिटेल में लूंगा जब अपन लोग जो है क्या बोलते हैं, कोई नेक्स्ट टॉपिक में अपन लोग जब जाएंगे, जब स्प्रिंग इंपॉर्टेंट रहेगा, वो टाइम पे एक्सप्लेन करूंगा मैं। एफबीडी में अक्सर स्प्रिंग के क्वेश्चंस नहीं आते, तो ये इसका फॉर्मूला अपन लिख देंगे, एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ फोर्सेस। नहीं बच्चों, ये थे पूरे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो मैं आपको अभी तक जो है हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया एफबीडी के बारे में, और मैं आपको जो है थोड़ा कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में हल्की इन्फॉर्मेशन दिया, जो आप लोगों को एफबीडी सॉल्व करने में यूजफुल रहेगी। अब अपन शुरू करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहले अपन शुरू करेंगे बच्चों पुली सिस्टम, ठीक है। पुली सिस्टम, ये पुली सिस्टम क्या रहता, अपने घरों में पहले बॉडियाँ थे, देखो क्या बॉडियाँ बोलते, बॉलियाँ बोलते, जो भी बोलते, वेल, ठीक है। उसमें ना सामने एक चक्री हुआ करती थी, है ना, वो अपन रस्सी डाल के खींचते थे अपन, तो उसी को अपन इंग्लिश में पुली बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो पुली सिस्टम में ज़रा देखिए आपको मैं सबसे पहले ना ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। कौन सा वाला क्वेश्चन? सबसे बेसिक क्वेश्चन है और सबसे आसान, बहुत ईजी। तो मान लीजिए कि अगर यहाँ पर एक पुली है और इस पुली के साथ यहाँ पर एक ब्लॉक है M1 और यहाँ पर एक और ब्लॉक है बच्चों M2, ठीक है। ऐसे करके अपने को क्वेश्चन देता, और क्वेश्चन में पूछता कि फाइंड एक्सेलरेशन बोल के तो भी पूछता होने, या तो पूछता होने व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। एक्सेलरेशन किसका? अब लाजिम बात है भाई, आप दो साइड पे अगर दो बॉडीज लगाओगे तो कोई बॉडी नीचे जाएगी, कोई बॉडी ऊपर आएगी, या तो इन्हें नीचे जाएगी उन्हें ऊपर जाएगी, कुछ तो भी होगा ना। तो अगर अभी ना नीचे ऊपर जाएंगे तो एक्सेलरेशन रहेगा, बिकॉज दे आर हैविंग सम स्पीड, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना है बोल के पूछता हूँ। और लाजिम बात है कि अगर आप दो ब्लॉक्स को एक वायर के साथ लगा रहे हो तो बच्चों अभी तक हम लोग देखे टाइप्स ऑफ फोर्सेस,
ठीक है। एफबीडी के बारे में छोटे बेसिक बात, ठीक है। अब अपन तैयार है क्वेश्चंस करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बच्चों पुली सिस्टम के बारे में, ठीक है। पुली सिस्टम, पुली क्या होता है बच्चा वो भी सुनिए। अपने घरों में ना बॉडियाँ बोल के रहते हैं, बॉडियाँ बॉलियाँ क्या बोलते हैं, वेल, है ना। वो वेल के ऊपर एक चक्री हुआ करती थी, ठीक है। चक्री के ऊपर अपन जो है रस्सी डाल के ऐसा खींच के पानी निकालते थे, है ना। उसी चक्री को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, पुली बोलते हैं, ठीक है। तो मैं डायग्राम के जरिए बताता हूँ आपको, ज़रा देखिए इधर। तो ये मान लीजिए कि आपकी पुली है ये वाली, ठीक है, गोल गोल। और यहाँ पर एक ब्लॉक है M1 मास वाला, और यहाँ पर एक और ब्लॉक है बच्चों, इसका मास कितना है, M2 है। अब लाजिम बात है किसी का मास ज़्यादा होगा, किसी का मास कम होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग है, एक M1 है तो एक M2 है। तो कोई ऊपर जाएगा कोई नीचे जाएगा, ऐसा कुछ होगा। तो जब इन्होंने ऊपर नीचे जाएंगे तो लाजिम बात है कि इनका कुछ एक्सेलरेशन रहेगा। तो हम आपको ये क्वेश्चन में पूछता व्हाट इज एक्सेलरेशन बोल के। और एक और बात हो सकती है बच्चों के इसके ऊपर ऐसे ऊपर करके टेंशन भी लग रहा होगा ना, तो अपने को यहाँ पर उन्हें क्या पूछेंगे, अपने को ना टेंशन भी पूछ सकता है अपने को ने, ठीक है। तो एक्सेलरेशन या फिर टेंशन, दो में से कुछ एक चीज़ उन्हें अपने को ये क्वेश्चन में पूछता उन्हें, ठीक है। जरा और एक बार देखिए इधर, यहाँ पर इसके ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, उसको सॉल्व कैसा करना वो देखिए। मान लीजिए कि मैं किसी एक बंदे को ले रहा हूँ, पहले मैं एक बॉडी को फ्री कर रहा हूँ। किसको फ्री कर रहा हूँ, M2 को। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलना भूल गया बच्चों कि ये जो फ्री बॉडी डायग्राम में अपन क्या करते मालूम, चाहे बॉडी जितनी भी बड़ी रहने दो, उस बॉडी को अपन पॉइंट से रिप्रेजेंट करते, चाहे कितनी बड़ी रहने दो, चाहे वो ट्रेन की उतनी बड़ी क्यों ना होती हो, उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एफबीडी के अंदर डॉट से, ठीक है। तो अपन डॉट डाल दिया अपन लोग, ठीक है। उसके बाद अपने को बोला था कि आइडेंटिफाई द बॉडी विच इज टू बी एनालाइज, हम देख लिए वो M2 है। उसके बाद अपने क्या बोला उन्हें बोला चूज द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस एज पर योर कन्वीनियंस। तो हमारे कन्वीनियंस तो एक्सेलरेशन नीचे ऊपर है, तो अपन वर्टिकल वाली चूज कर लेंगे, ठीक है। दूसरी बात होगी। तीसरी बात ये है कि रिप्रेजेंट ऑल द फोर्सेस विथ वेक्टार्स बोल के बोला था उन्हें, ठीक है। तो अपन वेक्टार्स के जरिए तमाम फोर्सेस को रिप्रेजेंट करेंगे। M2 किधर लगता बच्चों, M2 नीचे सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगता, नीचे, और वो कितना रहता, M2G ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जब इन्हें M2G नीचे लग रहा बच्चों, आपको याद होगा शायद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वायर की तरफ, छतरी खोलो, इसका मतलब ये है कि टेंशन किधर लग रहा, ऊपर लग रहा। तो ऊपर क्या है बच्चों, टेंशन है। ये कौन सी बॉडी की बात कर रहे हैं अपन, ये हम लोग बात कर रहे हैं M2 वाली बॉडी के ऊपर, ठीक है। अच्छी बात है। एक और बॉडी उतारेंगे अपन, कौन सी, M1, ठीक है। M1 को जरा देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर रहती, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे रहती, चाहे ब्लॉक ऊपर जाओ या नीचे जाओ, वास्ता नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कहाँ रहेंगी बच्चों, नीचे रहेंगी। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे रहेंगे, बोला था मैं आपको। और टेंशन कैसे रहेंगे, टेंशन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अपोजिट। तो टेंशन किधर है बच्चों, इधर है। यहाँ पर भी टेंशन ऐसे ही है, उसी डायरेक्शन में, यहाँ भी ऐसे ही है, दोनों भी साइड टेंशन ऊपर की डायरेक्शन में ही है। अच्छी बात है सर। तो यहाँ पर टेंशन ऊपर है, हाँ जी माँ, टेंशन ऊपर है यहाँ पर, ठीक है। ये आ गया आपका टेंशन, ठीक है। अपन क्या करते हैं, दूसरा काम करते हैं, रिप्रेजेंट ऑल द फोर्सेस। अब यही फोर्स लग रहा, सर हवा चल रही होंगी, हवा की फोर्स नहीं लिया आप। हाँ, इसमें ऐसे प्रोसेस में ना ये इन्वायरमेंटल कंडीशन को जो है अपन नज़रअंदाज कर देते, इग्नोर कर देते, उन्हें खुद बोलता, ठीक है, नेग्लेक्ट एयर फ्रिक्शन वगैरह बोल के, तो अपन वो नहीं लेते अपन लोग, ठीक है। अब लाजिम बात है बेटा, दोनों में से कोई ना कोई अकेला ज़्यादा वजन होगा, तो जो वजन है उन्हें नीचे जा रहा होगा। तो अपन किसी को भी मान सकते हैं कि उन्हें नीचे जा रहा बोल के, आपकी मर्जी है। मैं इधर M2 बोल के मान रू, आप लोग चाहो तो होमवर्क के तौर पे M1 बोल के मानो और M1 के साथ नीचे लगा लेके करो, ठीक है। आपको आंसर सेम आता। तो M2 अगर नीचे जा रहा तो M1 किधर जा रहा होगा, M1 ऊपर जा रहा होगा, M1 किधर जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा। अच्छा, M2 नीचे जा रहा, तो हम बता देंगे M2 किधर जा रहा बच्चों, नीचे जा रहा है। और M1 किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। बच्चों एफबीडी डालने के बाद आपको इक्वेशंस लिखना रहता, ठीक है। तो इक्वेशंस लिखते खुद में आपको एक बात क्या नोटिस करनी है मालूम, जो भी फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है वो पॉजिटिव, और जो भी फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के अपोजिट है वो नेगेटिव। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं ये बोलना चाह रहा हूं बच्चों कि M2G किस में रहेंगी, प्लस में, और टेंशन क्योंकि एक्सेलरेशन के अपोजिट में है तो -T इज इक्वल्स टू, जब आप दो फोर्सेस को माइनस करोगे तो आपको आंसर भी क्या आएगा बेटा, नेट फोर्स आएगा। नेट फोर्स किसका, M2 का, ठीक है। तो नेट फोर्स बोल तो M2A बोले, ऐसा समझ में आ गया, बड़ा सिंपल है। अगर कुछ डाउट भी है बच्चों, जैसा बोला मैं पहले भी, कमेंट्स में डालिए प्लीज। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कौन है बच्चों, टेंशन T, और M1G एक्सेलरेशन के अपोजिट में है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, M1G। तो ये इक्वल हो जाएगा हम आपको नेट फोर्स के, और नेट फोर्स क्या है बच्चों, M1
ए। इस तरह से हमारे जो है दो इक्वेशंस आए और अब अपन इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और आंसर लाएंगे। सबसे पहले अपन ये इक्वेशन को लेके जाके यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे अपन लोग, पहले m1g को लिखेंगे, अच्छा दिखता, तो यहाँ पर पहले लिख रहा हूँ मैं माइनस m1g और t के साथ प्लस है तो अभी भी वैसे लिखेंगे अपन प्लस t इज इक्वल्स टू m1a, है ना बच्चों। उसके बाद अगर आप इन दो इक्वेशंस को ऐड करोगे, क्या करोगे बच्चों, ऐड करोगे, तो आपको देख के दिख रहा है कि ये माइनस टी और ये प्लस टी क्या हो जाएगा, कैंसल, और यहाँ क्या मिलेगा हमको मिलेगा m2g माइनस m1g, है ना बच्चों। m2g माइनस m1g इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आ जाता है बच्चों, m2a, है ना, m2a प्लस m1a। हमको a मालूम करना था तो अपन क्या करेंगे बच्चों, अपन ये करेंगे कि a इज इक्वल्स टू, जरा देखिए इधर, a इज इक्वल्स टू m2g माइनस m1g, यहाँ से a को कॉमन निकालिए तो यहाँ पर m2 प्लस m1 आता, और अगर आप उसको उधर भेजोगे तो इन्हें बाई में आ जाता, तो यहाँ पर क्या आ जाने वाला है, m2 प्लस m1, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का ये एक फॉर्मूला बना बच्चों। हम लोग एक्सेलरेशन को जो है इसी से जो है फाइंड करेंगे, इससे ही फाइंड करेंगे, इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो एक्सेलरेशन मालूम करने का ये फॉर्मूला है। मगर बच्चों अगर आप इतना कर लेते बैठोगे एग्जाम में तो टाइम वेस्ट है। मैं आपको एक ट्रिक बोलना चाह रहा हूँ, आपको मैं ट्रिक ये बोलना चाह रहा हूँ बच्चों, इसको यहाँ पर लिखेंगे अपन लोग, ठीक है। हमारी ट्रिक यहाँ लिखेंगे हम लोग, ठीक है। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है बच्चों कि अगर आपको एक्सेलरेशन मालूम करना है, एक्सेलरेशन मालूम करना है तो आप न्यूटन सेकंड लॉ की हेल्प लो। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है बच्चों, F इज इक्वल्स टू एम ए इज इक्वल्स टू एफ बाई एम, ठीक है। A इज इक्वल्स टू एफ बाई एम। तो आप एक काम करो, A इज इक्वल्स टू यहाँ पर F की जगह पे नेट फोर्स ले लो, क्या ले लो बच्चों, नेट फोर्स बाई ये M की जगह पे टोटल मास ले लो, टोटल मास, F नेट बाई टोटल मास। सर नहीं समझ में आ रहा बच्चों, मैं समझाता हूं, देखो कोई फोर्स नीचे खींच रही, कोई फोर्स ऊपर कर रही है ना, कोई फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में, कोई बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो आप एक काम कर लो, आप फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स करो, आपको नेट फोर्स मिल जाते। नेट मतलब दोनों को निकाल के, है ना। अगर मान लो मेरे पास 100 रुपए है मगर किसी को खर्चा देना 80 रुपए, तो मेरे पास है कितने, 20 रुपए, बोले ऐसा, है ना। वैसे ही करना है अपने को। तो फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स करे बच्चों, अपने को क्या आ गया, नेट फोर्स आ गया। यहां से फोर्स लगा रहे 20 न्यूटन, वहां से फोर्स लगा रहे 5 न्यूटन, 20 माइनस 5 कितना होगा बच्चों, 15 न्यूटन, बाई टोटल मास करेंगे, बाई टोटल मास। सारे ट्रिक काम करती क्या, हाउ काम करती, एग्जाम्पल के तौर पर यही देख लो आप लोग, यहां पर देखेंगे एक्सेलरेशन A इज इक्वल्स टू, इन्हें किधर जा रहा, नीचे जा रहा, और नीचे जाने में हेल्प कौन कर रहा बच्चों, m2g की फोर्स, और m2g यहाँ पर लिख देंगे हम लोग फॉरवर्ड फोर्स से बोल के माइनस, तो m2g को क्या बोलते हैं, रेसिस्ट करने वाला, रोकने वाला कौन है बेटा, m1g, क्योंकि m1g इधर लग रहा, इधर नीचे है, ठीक है। m2g बराबर है, m2g नीचे है, एक्सेलरेशन भी नीचे, वो मस्त है, वो फॉरवर्ड है वो, मगर यहाँ पर एक्सेलरेशन ऊपर है और m1g क्या कर रहा, उसको रोकने की कोशिश कर रहा, तो m1g क्या है, बैकवर्ड फोर्स, तो m1g बैकवर्ड फोर्स बाई टोटल मास, इन दोनों का मास कितना होता है बच्चों, m1 प्लस m2। तो यही आंसर अपने को यहाँ पर आया ट्रिक के जरिए। मैं आपको एक काम कर दूं बच्चों, मैं आपको एक काम ये कर दूं कि आप लोगों के वास्ते मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको समझने में आसानी होती। तो ये ट्रिक है और वो कॉन्सेप्ट है। मैं आपको इसी ट्रिक को जो है बच्चों थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ज़रा देखिए आप लोग, और अच्छे से कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम लोग और एक एग्जाम्पल लेंगे, तो वो एग्जाम्पल ले तो अपने को अच्छा समझ में आता। और एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट टेंशन की ट्रिक बहुत अच्छी है, ठीक है। तो वो वाली देखिए आप लोग एक्सेलरेशन के अलावा, ठीक है। तो एक एग्जांपल अपन लेंगे दूसरा वाला बच्चों, मान लीजिए कि यहाँ पर एक ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पर एक ब्लॉक है, उसका मास है कुछ तो भी m1, और यहाँ पर एक पुली है, ठीक है, और ये पुली के साथ ये मास यहाँ पर लटक रहा, कितना है, अरे यहाँ भी m1, यहाँ भी m1, तो यहाँ पर अपन m2 बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक मास है m2, ठीक है। अब ये आपको देख के दिख रहा है कि अगर यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, अच्छा आज की क्लास में अपन फ्रिक्शन को नहीं लेने वाले हैं, इसलिए मैं आपको फ्रिक्शन आज एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वो नेक्स्ट क्लास में आएगा इस वीडियो की। तो अभी फ्रिक्शन नहीं है इसकी, तो ये ब्लॉक किधर जाएगा, नीचे, एक्सेलरेशन नीचे है, और ये वाला ब्लॉक किधर जाएगा, इधर साइड, है ना, ये वाला ब्लॉक उधर साइड जाएगा, है ना बच्चों। हाँ सर बराबर है। तो मुझे बोलो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जाने के लिए कौन सी फोर्स हेल्प कर रही, m2g। कौन हेल्प करी बच्चों, m2g। तो फॉरवर्ड फोर्स कौन सी है, m2g। और इस एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जाने से कौन रोक रहे, यानी कि ऐसा कौन है जो नीचे जाने से रोक रहा। सर इन्हें रोक रहा क्या, नहीं इन्हें तो आड़ा है। तो लास्ट टाइम एक और बॉडी थी m1, वो ऐसे नीचे,
फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स बाई टोटल मास m2g बाई m1 प्लस m2। इस तरह से अपन क्या करें बच्चों, इसका एक्सेलरेशन अपन लोग मालूम करें। ठीक है, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। ठीक है, आपको एक और चीज़ ये बताऊँगा बच्चों, मैं एक और एग्जाम्पल के ज़रिए बताता हूँ आपको मैं, ताकि समझने में आसानी हो। ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल है। मान लो कि अगर एक ब्लॉक को अपन लोग ऐसे करके रखें, नहीं ये वाला थोड़ा टफ हो जाएगा शायद आपके लिए। अभी अपन लोग एक विड्ज लेंगे, ये वाला जी। तो यहाँ पर मान लीजिए क्या एंगल कुछ तो भी है टीटा करके, क्या है बच्चों, टीटा करके। और यहाँ पर एक ब्लॉक है जिसका मास है m1, और इसके साथ अपन क्या लगाए बच्चों, पुली लगाए, और यहाँ पर है मास m2, m1 और m2। अभी आपको देख के दिख रहा होगा कि m2g नीचे लग रहा। चलो सर ये तो अच्छा हो गया सर, m2g फॉरवर्ड फोर्स मिल गया सर, ब्लॉक तो इधर ही जा रहा हमारे हिसाब से। हाँ मान लो कि ब्लॉक उधर ही जा रहा m2g। और अब इधर आपको पता है कि m1g नीचे लगता बच्चों, ये साइड नहीं लगता। अपने को ये वाली फोर्स होना जो इसको रोक रही, बैकवर्ड फोर्स रोक रही सो फोर्स। तो अपने को ये नहीं पता मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सुन रहे हैं आप लोग, ये m1g ऐसे करके है, अपने को ये वाली फोर्स होना जो स्ट्रिंग के साथ है, स्ट्रिंग के साथ। तो अपन ये कैसे निकालेंगे अपन लोग, तो मैं आपको जरा इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। जरा देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बच्चों को नहीं आता बच्चों। m1 मास है, ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा लग रही है, एकदम नीचे लग रही है, m1g एकदम नीचे लग रही है। मगर अपने को कौन सी फोर्स होना बच्चों, अपने को ये वाली फोर्स होना जो ऐसे करके है, इसके साथ विड्थ के साथ है, ये ढलान के साथ है, स्लोप के साथ जो वाली फोर्स है ना, अपने को ये वाली चाहिए, ये वाली फोर्स चाहिए। उसी को अपन बैकवर्ड बोलेंगे, क्योंकि उन्हें तागे के साथ लगी हुई है और उन्हें तागे के जरिए, तागे के सपोर्ट के साथ हमारे ब्लॉक को नीचे जाने से रोक रही। तो अपने को ये वाली फोर्स होना, तो कैसा निकालेंगे अपन इस तरह से निकालेंगे बच्चों। देखिए इधर यहाँ पर एंगल क्या दिया उन्हें, टीटा, और टीटा एंगल किसके बीच में दिया उन्हें, एक ऐसा सरफेस है, एक ऐसा सरफेस है, इन दोनों के बीच में एंगल टीटा है। तो मान लो कि अगर मैं इसको ऐसे करके ऊपर करा, ठीक है, इसी लाइन को ऊपर करा, ठीक है, और एक लाइन में ऐसे करके डाला, ठीक है, और यहाँ का एंगल क्या बोलते हैं हम लोग, टीटा बोलते हैं। दिख रहा है ना आपको, ये वाला एंगल क्या है बच्चों, टीटा है। तो यहाँ भी कितना आएगा, टीटा आएगा। हाँ सर बराबर है, ये तो बराबर है। हाँ अभी और एक बार देखो यहाँ पर कि अगर ये टीटा है बच्चों, ठीक है, अगर ये वाला एंगल क्या है, टीटा है, तो अपन यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल कितना है, ये दो लाल के बीच में, इन दो डॉटेड लाल लाइन के बीच में, डॉटेड रेड लाइन्स के बीच में एंगल 90 रहना। तो अगर ये टीटा है तो ये कितना है, 90 माइनस टीटा। कितना है बच्चों ये, 90 माइनस टीटा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें बच्चों, इस m1g के दो कंपोनेंट बनाएं, तो एक कंपोनेंट इधर बनता और एक कंपोनेंट इधर बनता। आपको देख के दिख रहा कि यहाँ पर 90 माइनस टीटा है, तो इधर भी कितना आता बेटा, क्रॉस एंगल के हिसाब से। यहाँ पर भी, यहाँ पर एंगल जो आ रहा लिख रहा हूँ, यहाँ पर भी एंगल आएगा 90 माइनस टीटा। वहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैं नीचे लाइन मार के लिखा। तो यहाँ पर 90 माइनस टीटा है, और यहाँ पर आपको देख के दिख रहा होगा कि ये ब्लू वाली डॉटेड लाइन और ये वाली लाइन, दोनों के बीच का एंगल 90 रहना। तो अगर ये टीटा है तो ये 90 माइनस टीटा रहता बच्चों, है ना, ये 90 माइनस थीटा रहता। और अगर ये रेड और इसको देखो तो अब ये परपेंडिकुलर है दोनों, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला कितना है बच्चों, थीटा है। ठीक है, तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करा मैं आपको ये क्या एंगल्स कैसे आते हैं बोल के। एक बार अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा हटा के देखिए। ठीक है, तो कंपोनेंट जब बनाते ना बेटा, आपको मालूम होगा शायद, जिस साइड के साथ एंगल रहता, अपन ये दो कंपोनेंट बना रहे, एक ऐसा वाला एक ऐसा वाला, है ना। तो जिसके साथ एंगल रहता है उसके साथ लगाते बेटा कॉस थीटा, है ना, m1g कॉस थीटा। आपको आइडिया होगा इसके बारे में, डिसॉल्विंग ऑफ वेक्टर्स बोल के, m1g कॉस थीटा। और इसके साथ क्या आता बच्चों, इसके साथ आता m1g साइन थीटा। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली फोर्स कितनी है, ये वाली फोर्स है m1g साइन थीटा, m1g साइन थीटा। तो एक्सेलरेशन का जो फार्मूला था हमारा, एक्सेलरेशन का जो फार्मूला था, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स बाई टोटल मास विल बी इक्वल्स टू, फॉरवर्ड का काम कौन कर रहे, फॉरवर्ड का काम कर रहा m2g, माइनस बैकवर्ड का काम कौन कर रहे, बैकवर्ड का काम कर रहा m1g साइन थीटा, बाई टोटल मास कितना है, m1 प्लस m2 है। बस हो गया, इतना सिंपल है। ठीक है, एक्सेलरेशन अपन इसका ऐसे करके निकाल लिए। और आपको मैं एक शॉर्टकट बोल देता हूँ बच्चों, इतना सब करने की जरूरत नहीं है। हमेशा ऑलवेज जब भी आप स्लोप से डील करो तो ये वाला जो वेक्टर रहेगा वो हमेशा m1g साइन थीटा ही रहेगा। सर नहीं समझ में आ रहा तो अगला एग्जाम्पल देखेंगे, समझ में आता बच्चों। अगला एग्जाम्पल देखिए,
एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आए इसीलिए बताया जा रहा है ये पूरे चीज़ें। ठीक है, तो एग्जाम्पल हमारा है ये 4। तो देखिए ज़रा प्लीज़ यहाँ पर ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर है मास m1। ठीक है, यहाँ पर आपका एक पुली है और यहाँ पर एक और मास है बच्चों m2। अब लाजिम बात है दोनों में से कोई अकेला ज़्यादा वजन रहेगा। ये m1 है और ये m2 है, दोनों में से कोई अकेला ज़्यादा वजन रहेगा। तो मान लीजिए कि इन्हें ज़्यादा वजन है, मतलब एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। अगर इन्हें नीचे जा रहा तो इन्हें ऐसे करके ऊपर आता। ठीक है, अपन क्या करना है, अपने को फॉरवर्ड फोर्स लेना है। तो अपन जैसा बोले थे कि कोऑर्डिनेट्स को अपन कैसा भी रोटेट कर सकते बोल के, इस बार हमारा कोऑर्डिनेट ऐसा टेढ़ा है, एक्स और वाई ऐसे नहीं है हमारे कोऑर्डिनेट। इस बार कैसे हमारे एक्सिस हमारे ये वाले टेढ़े वाले चीज़ें चाहिए हमको। ठीक है, तो अपन पढ़े एफबीडी में अपन टेढ़े कर सकते हैं, अपन अपन जो है कोऑर्डिनेट अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आने वाला है, आपको भी पढ़ाया था हमें कि यहाँ पर आने वाला है m2g, और यहाँ पर जो भी एंगल रहेगा बच्चों, मान लो एंगल कितना है यहाँ पर θ1, तो यहाँ पर कितना आ गया है फोर्स m2g sin θ1। ठीक है, सारा अच्छा नहीं दिख रहा है, इसको θ2 बोला, अच्छी बात है, इसको θ2 बोल देंगे। ठीक है, इसको θ1 बोलेंगे। तो यहाँ पर कौन सी फोर्स रहेंगी बच्चों, यहाँ पर रहेंगी m1g sin θ1। ठीक है, अगर आप एक्सेलरेशन निकालोगे तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स बाय टोटल मास है ना। तो फॉरवर्ड फोर्स कितनी है जो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है, वो है m2g sin θ2 माइनस बैकवर्ड फोर्स कितनी है m1g sin θ1 बाय टोटल मास कितना है m1 प्लस m2। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, किसी का भी एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स करके। कॉन्सेप्ट सिखाना मेरा काम था, मगर आप लोगों को मेरा मशवरा है कि आप डायरेक्ट इसको साइन डालना शुरू कर दो। भरोसा रखिए, आराम से आप साइन डालिए, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला एक और क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार पूछा भी उन्हें, मैं आपको करवाऊंगा अभी। देखिए इधर हम लोग करेंगे भी IIT नीट के क्वेश्चंस अगर टाइम मिलता है तो, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा। नेक्स्ट 5वां एक और देख लीजिए आप। यहाँ पर एक ब्लॉक है जिसका मास है m1, यहाँ पर एक और ब्लॉक है जिसका मास है m2, यहाँ पर एक और ब्लॉक है जिसका मास है m3। और अपन क्या करें बच्चों, अपन यहाँ पर फोर्स लगा रहे F है ना। 3 डब्बे है, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। अपन क्या करें, सब फोर्स लगाए तो तीनों क्या करते, टक टक करके आगे निकल जाते हैं है ना। तो जब ये तीनों आगे निकलेंगे बच्चों, तो अपन एक्सेलरेशन कैसा मालूम करेंगे, फॉरवर्ड फोर्स है ना माइनस बैकवर्ड फोर्स बाय टोटल मास है ना इज इक्वल्स टू। तो इन लोग इधर जा रहे हैं, मतलब इनका एक्सेलरेशन ये साइड है, तो इस साइड में कौन सी फोर्स है, ये वाली फोर्स है। तो खाली क्या आता है इसमें F फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स। कोई रोकने वाला है बच्चों, फ्रिक्शन तो नहीं है ये वाले केस में। आज के केसेस में अपन फ्रिक्शन नहीं ले रहे, तो फ्रिक्शन नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या आने वाला है 0 बाई टोटल मास कितना है बच्चों, टोटल मास है m1 प्लस m2 प्लस m3। तो अपन 0 को हटा देंगे। सो दिस इज द एक्सेलरेशन F बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। इस तरह से अपन क्या करेंगे बच्चों, एक्सेलरेशन मालूम करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे केसेस हैं, मगर आप यही फंडे को अप्लाई करिए, आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो वो कमेंट करिए, इंशाल्लाह उसके आंसर्स हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे।